Welcome students. So today's class will be focusing on three topics. अब कौन से तीन टॉपिक्स हैं? सेक्शन 4 चार्ज ऑफ इनकम, सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड सेक्शन 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेसिडेंशियल स्टेटस. सो सेक्शन 4 में बेसिकली क्या बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई कि आप इनकम टैक्स लगा सकते हैं इंडिया में, लेकिन उसमें कौन सी पावर्स कवर की जाती है कि रेट्स डिसाइड करना, ये कौन से स्पेसिफाइड है बाय द फाइनेंस एक्ट. उसके बाद आप किस पे टैक्स अप्लाई करोगे? टोटल इनकम की एवरी पर्सन. अब एवरी पर्सन कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के अंदर, उसे आप चेक करेंगे. देन आप कौन सी इनकम पे कैलकुलेट करेंगे? तो इनकम जो प्रीवियस ईयर के दौरान अर्न की गई होंगी विथ सर्टेन एक्सेप्शंस एंड रूल्स. एंड देन टोटल टैक्सेबल इनकम पे ही टैक्स लगाया जाएगा जो आफ्टर डिडक्शंस मिलती हैं. एंड लास्टली टीडीएस और एडवांस टैक्स भी कैलकुलेट करना है, प्रोविजंस है उसके लिए भी फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो वो हम डिटेल आने वाली क्लास के अंदर करेंगे. सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स टू बी फॉलोड फॉर चार्जिंग इनकम टैक्स. नेक्स्ट आता है टोटल इनकम. अब टोटल इनकम रेसिडेंट की और नॉन रेसिडेंट की क्या होती है, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, उससे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट कहते किसे. तो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है सेक्शन 6 जो बताता है कि तीन टाइप के रेसिडेंशियल स्टेटस हो सकते हैं किसी भी पर्सन के: रेसिडेंट, एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसको एनआरआई बोलते हैं. अब रेसिडेंट कहलाने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि 182 डेज़ का स्टे होना चाहिए इंडिया के अंदर, यानी वो जो व्यक्ति है वो 182 डेज़ या उससे ज़्यादा रहना चाहिए इंडिया में प्रीवियस ईयर के अंदर, तो उसे हम रेसिडेंट कहते हैं. नहीं, इसके अलावा भी एक कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हो पाती है तो 60 डेज़ रहेगा प्रीवियस ईयर में और उसके भी पिछले 4 साल के अंदर 365 डेज़ का रहना रहेगा. तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी पूरी हो जाती है तो वो रेसिडेंट कहलाता है. और अगर उन दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होती है तो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग वो रेसिडेंट नहीं है. एक बार अगर वो रेसिडेंट हो जाता है तो हमें चेक करना होता है कि वो ऑर्डिनरी है कि नहीं है, लेकिन उससे पहले भी कुछ रूल्स हैं कि रेसिडेंट के अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर वो पीआईओ दैट इज पर्सन फ्रॉम द पब्लिक इंडियन ओरिजिन, सॉरी, पर्सन फ्रॉम द इंडियन ओरिजिन हो या इंडियन सिटीजन हो जो अब्रॉड से आ रहा है या ट्रैवल कर रहा है एज अ इंडियन शिप क्रू, तो इन दैट केस 60 डेज़ वाला रूल नहीं एप्लीकेबल होगा. तब सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट कहलाने के लिए उसको 182 डेज़ कम से कम रहना पड़ेगा. लेकिन अगर सपोज करो इसके अलावा उस पर्सन की इंडियन सोर्स से जो पूरी इनकम है वो 15 लाख से ज़्यादा है, तो इन दैट केस 180 जगह 180 डेज़ की जगह भी अगर 120 डेज़ भी कम से कम वो रहता है तो भी वो रेसिडेंट हो जाएगा इंडिया का. नेक्स्ट है डीम रेसिडेंट. इसका मतलब है कि जो ऊपर की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो कम्प्लीटली क्राइटेरिया में आप नहीं आ पा रहे हैं. सो इन दैट केस भी आपको रेसिडेंट कहलाया जा सकता है. अगर इंडियन रेसिडेंट है, 15 लाख से ज़्यादा इनकम अर्न करें इंडिया के थ्रू, सोर्सेज के थ्रू, और तीसरा आपको कहीं और किसी टैक्स स्लैब में किसी कंट्री में नहीं आ रहे, तो आपको यहाँ पे टैक्स स्लैब में लाया जाएगा. नेक्स्ट है, जैसे मैंने आपको कहा कि रेसिडेंट एक बार क्लियर हो गया तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है. तो उसके लिए दो कंडीशंस है और दोनों ही पूरी होंगी तो ही वो ऑर्डिनरी बनेगा. अगर वो रेसिडेंट है फॉर 2 ईयर्स आउट ऑफ 4 ईयर्स प्रीवियस ईयर के पहले, जो प्रीवियस ईयर के पहले पिछले 10 साल है उसके अंदर कम से कम 2 साल तक रेसिडेंट रहा, एंड इंडिया का स्टे उसका पिछले 7 साल, जो प्रीवियस ईयर के पहले 7 साल है उसके अंदर 730 डेज़ या उससे ज़्यादा रहा. अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है तो ही वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा. अगर इसके अलावा अगर वो सिर्फ नॉन एनआरआई यानी नॉन रेसिडेंट रहता है 10 साल में से 9 साल यानी 1 साल ही रेसिडेंट रहा,
या 729 या उससे कम डे रहता है, या इंडियन ओरिजिन का है 15 लाख से ज़्यादा है, और स्टे कहीं ना कहीं 120 डेज़ या 181 डेज़ के बीच में कर रहा है, और डीम्ड रेजिडेंट की क्राइटेरिया में आता है। तो ये सारे किस में कवर्ड हो जाएंगे? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हिसाब से। आई होप यू आर क्लियर। किसी हम रेसिडेंट कहते हैं, किसी हम नॉन रेसिडेंट कहते हैं, किसी रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहते हैं, एंड रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल तो हो गया, एच यू एफ फर्म और कंपनीज हुए तो क्या हुआ? तो इन सब का कंट्रोल मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इंडिया से होना चाहिए, या फिर कंपनी के इसमें इंडियन रजिस्टर्ड या इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया से होगा, तो ही वो रेसिडेंट कहलाएंगे, उसके हिसाब से टैक्स ले पाएगा, अदरवाइज they are non-resident. Now let us back to the section 5. जैसे सेक्शन 5 में टोटल इनकम था, तो रेसिडेंट है, ये हम जानते हैं किसको हम रेसिडेंट कहते हैं। सो इन दैट केस टोटल इनकम में क्या क्या चीज़ें आएंगी? अगर आप कुछ भी मनी अर्न करते हो इंडिया से, या कुछ मनी जनरेट करते हो इंडिया से, या इनकम अर्न अब्रॉड में करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस का पूरा कंट्रोल यहाँ से है, सो इन दैट केस उसको रेसिडेंशियल टोटल इनकम में गिना जाएगा। मीन्स इसके अंदर दोनों कैटेगरीज आ गई, रेसिडेंट ऑर्डिनरी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। नेक्स्ट है नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके टोटल इनकम में कौन सी चीज़ें आती हैं? तो जो भी उसने इंडिया से अर्न किया है या इंडिया में रिसीव किया है मनी, वही सिर्फ और सिर्फ उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा फॉरेन सोर्सेज से, मतलब हेड ऑफिस फॉरेन में है, कंपनी रजिस्टर फॉरेन की है, उसे इनकम वहाँ पे मिली है, सो इंडिया में कुछ भी लेना देना नहीं है, दैट केस इट्स नॉट टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स। अब एक शॉर्ट सा रिव्यू, ओवरव्यू यू कैन से, ऑफ सेक्शन 5। अगर इनकम कुछ भी इंडिया में मिलती है, या अर्न इंडिया में कर रहे हो, ठीक है, या फॉरेन से अर्निंग्स है लेकिन इंडिया में प्रोफेशन एंड बिजनेस रन हो रहा है, सो इन दैट केस टैक्सेबल है ऑर्डिनरी के लिए। देन रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी के लिए क्या होगा कि रिसिप्ट और अर्निंग्स इंडिया में हो रही है, लेकिन फॉरेन अर्निंग्स जो है ना, उसका हेडक्वार्टर इधर नहीं है, बाहर है, तो वो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन अगर हेडक्वार्टर यहाँ होता तो टैक्सेबल हो जाता। नॉन रेसिडेंट, जिसकी कहीं ना कहीं इनकम अर्न इंडिया में हुई है, या इंडियन ओरिजिन वाले जो पर्सन्स हैं उनका कुछ एक्रूअल बेसिस है जो इंडिया के हैं, सो इन दैट केस कहीं ना कहीं इंडिया में मिल रहा है या इंडिया से जनरेट हो रहा है, सो इन दैट केस यू कम अंडर द इनकम टैक्स। अदर देन दैट फॉरेन इनकम है, तो इन दैट केस टैक्सेबल इनकम में आप नहीं आते। देखो, जो टैक्सेबल इनकम है वो कैसे कैलकुलेट होती है, उसके रूल्स क्या है, वो आने वाले वीडियोस के अंदर कवर किए जाएंगे। पर टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करना ज़रूरी है, बिकॉज उसी पे ही टैक्स लगेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज class. Meet you in the next class with a new topic. Thank you.